ओके जी। सो मैंने बताया अबाउट द 1918 पैंडेमिक। ओके, वहां उस समय क्या हुआ था ना। अब देखो, इससे बचने का क्या कोई तरीका है? अगर ये चीज कंटिन्यू होता रहा तो क्या कोई तरीका है? यस, तरीका एक है। एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे 1918 में भी ये होने के बाद ही खत्म हो गया था चीज, तो वो उसको हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। HERD, हाँ, नॉट HARD। हर्ड इम्यूनिटी। ना व्हाट इज दिस हर्ड इम्यूनिटी? देखो, मान लो हम लोग 10 जन है। हम लोग 10 जन, छोड़ो कितना जन है, 23 है ना टोटल। तो हम लोग 23 जन है। तो हम 23 में से सबको सपोज कोविड हो गया। सबको क्या हो गया? कोविड हो गया। हम लोग दुनिया में सिर्फ हम लोग 23 लोग ही बचे, हम लोग सब रह गए। से फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड का पॉपुलेशन में हम लोग ही, और कोई नहीं है, ठीक है। हम 23 में से सबको कोविड हुआ। सबको कोविड होने के बाद 3 जन सपोज मर गया। 3 जन सपोज मर गया। 20 जन अब जिंदा है। 20 जन ने अपना वो फाइट कर लिया, ठीक है। तो अब जब फाइट करने के बाद वो जब रिकवर होगा तो बॉडी में ऑलरेडी उस कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज बॉडी बना चुका होगा, आर्मी रेडी होगा, तो नेक्स्ट इन्फेक्शन उसको नहीं होगा। ये चीज, इसको हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। कि जब पॉपुलेशन का इनफ लोग इन्फेक्ट हो जाए, इफ इनफ नंबर ऑफ पीपल आर इन्फेक्टेड, जैसे अगर इंडिया में मान लो 60% लोग अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं ना कोविड से, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे और तब वो कर्व जो है अपने आप नीचे आ जाएगा। बिकॉज जो 40% लोग है वो लोग तक फैलने का चांसेस बहुत कम रह जाएगा, और वो 60% में अगर फिर से आया वायरस तो उसको इन्फेक्शन उतना होगा नहीं खास, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज रेडी है उसके खिलाफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी अचीव करते करते ना, ये हार्ड इम्यूनिटी अचीव करते करते सालों लग जाएगा। अभी तुम खुद सोचो, इंडिया में आई थिंक अराउंड 17 लाख केसेस है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 6 महीने में 17 लाख केसेस हुआ है। तो 1 करोड़ केसेस होते होते कितना दिन लग जाएगा? एटलीस्ट मान लो 2 से 3 4 साल, 2 साल तो लगेगा ही। फिर पूरा 130 करोड़ में कितना साल लग जाएगा? बहुत साल लग जाएगा। तो तब तक हार्ड इम्यूनिटी नेचुरली आते 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 इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 1980 में बहुत चीजें, बहुत जगह ये चीज पॉसिबल इसलिए हुआ था बिकॉज 1918 में एक तो उतना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था जितना इंडिया का पॉपुलेशन अभी है। उतना तो वर्ल्ड का भी शायद नहीं था, ये चाइना और इंडिया का मिला के जितना होगा, ठीक है। इट वॉज वेरी लेस, पॉपुलेशन वाज आई थिंक पूरा वर्ल्ड में ही 1 बिलियन था, पूरा वर्ल्ड मिला के। तो उतना कम पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी और जल्दी जल्दी अचीव हो गया वहां पे, और तब जाके फिर भी पेंडेमिक लास्टेड फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इट एंडेड, ठीक है। सो व्हाट वी हैव द ऑप्शंस नाउ, हमारे पास जो ऑप्शंस है जिसके बारे में कल डिस्कस करूंगा मैं, कि हम लोग इतना साल रुक नहीं सकते कि 10-15 साल रुकेंगे, हर्ड इम्यूनिटी आएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं अभी, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ थैंक्स टू मेडिकल साइंसेस, थैंक्स टू द साइंटिस्ट एंड एवरीबॉडी, कि वी हैव व्हाट वी कॉल्ड एज वैक्सीन। अभी तुम्हारे बॉडी को आर्मी बनाने में मैं एक्सटर्नली मदद कर दूंगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ वैक्सीन, कि हर्ड इम्यूनिटी को हम लोग जल्द से जल्द अचीव करा दे। लोगों को अगर हम लोग वैक्सीनेट कर दे तो लोगों के अंदर ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज बन जाएगा, उसको इन्फेक्ट होने का जरूरत नहीं है। उसको इन्फेक्ट होने का जरूरत नहीं है, 14 दिन सफर करने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन के थ्रू वी कैन अचीव द हर्ड इम्यूनिटी वेरी वेरी सून। एंड यू मस्ट नो अबाउट, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कल के क्लास में डिटेल में। बट फॉर नाउ यू शुड क्लियर अप दिस कॉन्सेप्ट एट फर्स्ट, कि हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि काफी साल लग जाएगा नेचुरली। तो हम लोग आर्टिफिशियल हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं कि क्या आर्टिफिशियली हम लोग लोगों के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करा पाएंगे, तो दैट इज पॉसिबल थ्रू वैक्सीन। क्लियर है? सिंपल सा बात है यार। और वैक्सीन ने बहुत ज्यादा कारनामा करके दिखाया, चिकनगुनिया के खिलाफ, रोटा वायरस के खिलाफ, ठीक है। स्मॉल पॉक्स को तो वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया भाई। पहले स्मॉल पॉक्स से 30% लोग मरता था, इतना हाई मोर्टेलिटी रेट था स्मॉल पॉक्स का। लेकिन जब मास वैक्सीनेशन कराएगा स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, उसका भी एक डिफरेंट कहानी है, कभी मौका मिले तो सुनाऊंगा, ठीक है। तो मास वैक्सीनेशन के थ्रू स्मॉल पॉक्स आज वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है। पोलियो भी अब इरेडिकेट होने ही वाला है। पोलियो का भी केसेस बहुत कम हो चुका है। जल्द से जल्द हम लोग बोलेंगे कि पोलियो भी वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है। ओके,
और वैक्सीन अगर कोविड के खिलाफ में निकल गया तो कोविड भी विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। इन द नेक्स्ट 1 or 2 year ये वायरस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी इम्यून हो जाएंगे, कुछ नहीं उगाड़ सकता। हाँ, अब बात ये है कि जूनोटिक वायरस एक नया भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? अगर चाइना में हम लोग ये जो अलाउ करता रहा वर्ल्ड कम्युनिटी की, चाइना में जो एनिमल मार्केट है, प्रॉब्लम क्या है ना, अगर वहां पे सिर्फ चिकन बेचता या सिर्फ पोर्क बेचता या सिर्फ बीफ बेचता या फिर सिर्फ जो भी वो लोग कुत्ता वगैरह जो भी खाते हैं, अगर सिर्फ वही मीट बेचता ना, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होता। वहां पे सब तरह के जानवर मिलते हैं, मछली से लेकर के चिकन, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या, चमगादड़ उमगादड़ सब। तो बात क्या है ना, अगर ऐसा मार्केट अलाउ करता है तो क्या होगा कि मैंने बोला ना, बैट वाला वायरस शायद इंसान को डायरेक्टली इन्फेक्ट ना कर पाए, लेकिन उसका एक म्यूटेटेड फॉर्म पिग को इन्फेक्ट कर देगा और वो पिग को ह्यूमन खाएगा और म्यूटेशन होके फिर ह्यूमन में वो इन्फेक्ट करना शुरू कर दे। So there are definitely more chances of more pandemic might come in the future if we do not regulate all those things. ठीक है? It is up to the world community, world leaders to decide. They have to be very strong against China, and China को उनको क्लियर कट लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा कि भाई तुम लोग ये नहीं कर सकते, ये करना है तो ये मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा। इंडिया को, यूएस को, रशिया को, बिगर कंट्रीज स्पेशली जो पावरफुल कंट्रीज है, जिनके साथ उनका बिजनेस का रिश्ता है, so they have the only option left. Otherwise there are chances of new zoonotic viruses arrive। और पता नहीं कि वो ज्यादा, अभी कोविड जो निकल के आया उसका तो मोर्टेलिटी रेट कम है, क्या पता उसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो, फिर वैक्सीन बना उसके खिलाफ। दो तरीका है बच्चों, एक तो रिसर्च हम लोग का इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ना कि हमको पहले ही पता चल जाए पेंडेमिक आ रहा है, जो हमारा स्ट्रांग था और बहुत लोगों ने बोला भी था, सरकार ने इग्नोर किया था, वो बात है। The government totally ignored, but people, there were experts, there were researchers who told that there is a pandemic aa raha hai, or the world is not prepared for the pandemic. There were people who told that already. ठीक है? चलो, anyways. So this creation of vaccine will be a shortcut to the क्या बोलते हैं ना, हर्ड इम्यूनिटी। बट वैक्सीन बनने में भी टाइम लगता है। यूजुअली वैक्सीन बनने में 10-15 साल लग जाते हैं टू गो थ्रू ऑल द फेजेस। आई विल टेल अबाउट दैट इन डिटेल्स टुमारो, बट यूजुअली ये लगता है। और जो अभी तक जो फास्टेस्ट वैक्सीन जो बना है वो 4 साल लगा था उसको बनाने में, 4 साल लगा था उसको बनाने में। लेकिन अभी क्योंकि सबको इमरजेंसी प्रोटोकॉल में काम कर रहा है, तो एवरीवन इज वेरी कॉन्फिडेंट कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अर्ली क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट 2021 कि नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, मतलब वायरस के निकलने का 1 से 1.5 साल के भीतर हम लोग वैक्सीन को तैयार कर लेंगे। बिकॉज उन्होंने क्या किया है वो भी मैं कल बताऊंगा एग्जैक्टली क्या किया है जिसके कारण ये घट गया है टाइम फ्रेम। सबको इमरजेंसी प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं, मेनली वही बात है। ठीक है, टू स्टॉप दिस। और जब तक वैक्सीन नहीं बनता है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फिर मैं 1918 फ्लू वाला एग्जांपल देना चाहता हूँ। उसमें यूएस का 2 सिटीज था, एक था सेंट लुइस और दूसरा था फिलाडेल्फिया। स्टेट है या सिटी है, आई फॉरगॉट, आई थिंक इट्स अ सिटी ऑफ सेंट लुइस, बैक देन इट वाज अ सिटी। एनीवे, सो सेंट लुइस एंड फिलाडेल्फिया, इनका एक कहानी है कि जो सेंट लुइस था ना, उनको जब ये खबर मिला कि स्पेन में ऐसा कुछ एक आउटब्रेक हुआ है वायरस का, तो वहां पे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था सेंट लुइस का यूएस में, उन्होंने क्या किया, सारा स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद कर दिया, जैसे हमारा अभी बंद है। स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दिया, लोगों को बोला घर पे रहने के लिए, ये सब बोला गया था। और फिर देखा गया कि जो सेंट लुइस में सारा कुछ बंद कर दिया था फॉर 45-50 डेज। और फिलाडेल्फिया में उसी दौरान एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पेरेड हुआ था, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे वहां पे। तो जब बाद में वायरस का इम्पैक्ट पता चला वन मंथ के अराउंड के बाद कि फिलाडेल्फिया में बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, डेथ्स मतलब लोगों को ऐसा गाड़ियों में भर भर के, पहले बैलगाड़ी वगैरह होता था, वहां पे भी ये सब मॉडर्न व्हीकल्स आया नहीं था, इट वाज 1980s, राइट। सो छोटा मोटा व्हीकल्स में ले लेके जाके, हाँ, वो कार्ट्स पे ले लेके जाके लोगों का लाश वो लोग को मतलब डालना पड़ता था। इतना ज्यादा लाश हो गया था फिलाडेल्फिया में। और सेंट लुइस में बहुत ज्यादा कम डेथ्स हुआ था, अराउंड 100 से कम डेथ हुआ था वहां पे, बिकॉज उन्होंने टाइम पे ये चीज किया था। यही चीज अभी पूरा वर्ल्ड का गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है थ्रू लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, कि ताकि जब तक वैक्सीन ना आए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बचा ले। और ड्रग्स पे भी ट्रायल चल रहा है, मेडिसिन पे भी, ताकि ये चीज हो पाए, अचीव हो पाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट। और जो हम लोग ट्रिपल टी फॉर्मूला जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है यूज करने के लिए, ट्रिपल टी इज टेस्टिंग। यू हैव टू टेस्ट मोर एंड मोर पीपल
ताकि जो लोग ज्यादा लोगों को टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि ज्यादा लोग जो पॉजिटिव है वो तब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. इफ यू इंक्लूड मोर एंड मोर पीपल, यू हैव टू टेस्ट मोर एंड मोर पीपल, देन यू टू ट्रेस देम कि वो लोग कल परसों कहाँ कहाँ गया था, किस किस के साथ मिला था, एवरीवन, उनको भी टेस्ट करो. एंड लास्टली जो थर्ड टी, दैट इज थर्ड टी जो है वो है ट्रीटमेंट. टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट. ये फॉर्मूला जब तक वैक्सीन नहीं आता, यही फॉर्मूला को यूज करने का सभी गवर्नमेंट्स ट्राई कर रहे हैं. हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लास्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ इसके रिलेटेड, उसके बाद मैं तुम लोगों को थ्योरी बताऊंगा. अभी फिर मैं थ्योरी जो नीट और बोर्ड्स या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा लिखाना होता है ना हमारे सिलेबस में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वायरल डिजीजेस, वो मैं अभी लिखाऊंगा. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग कि व्हाट शुड यू गाइस डू एज मेडिकल एस्पायरेंट्स. और ये मैंने जैसे पहले भी बोला था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अलार्म रेज किया था सितंबर में ही, बट नो पॉलिटिकल लीडर पेड एनी अटेंशन. ठीक है, इसलिए इटली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ. देखो जब चाइना में वो चीज फैल रहा था ना, तब इटली के लोग क्वारंटाइन वगैरह नहीं कर रहे थे, वो लोग बिंदास थे. तो वो चीज पहुंच गया इटली में, इटली में पहुंच गया. इटली में पहुंचने के बाद इटली हैज द वर्ल्ड्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, बट देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो कोलैप्स्ड. क्यों कोलैप्स हुआ? देखो मैंने बताया ना कि सीवियर पेशेंट्स होता है. देखो अगर 100 लोग इन्फेक्ट होता है उसमें से 80% लोग जो है वो एसिम्टोमेटिक होगा, जिसको कोई सिम्टम्स आएगा ही नहीं. 20% लोगों में से अराउंड 12% से 13% लोग जो होगा माइल्डली सिम्टोमेटिक होगा, माइल्डली सिम्टोमेटिक होगा. और 8% जो लोग होगा वो सीवियर सिम्टम्स वाला होगा, जिसको शायद ऑक्सीजन और वेंटिलेशन ये सब का जरूरत हो पाए हो. मतलब इंडिया में उसका नंबर कम है, बट मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूँ, वर्ल्ड का एवरेज बता रहा हूँ. तो ये जो 8 लोग है, जैसा 100 लोगों में अगर 8 लोग का वेंटिलेशन हुआ, ठीक है, डॉक्टर संभाल लेगा उसको. अगर 1000 लोगों का इन्फेक्शन हुआ तो कितना हो जाएगा? वो 80 हो जाएगा, अराउंड 80. अगर 10,000 हो गया तो 800 हो जाएगा. अगर 1 लाख हो गया तो 8,000 हो जाएगा. ऐसा करते करते अगर 5-6 लाख लोग अगर इन्फेक्ट हो गया तो तुम सोचो सीवियरली इन्फेक्टेड पेशेंट 50,000 का अराउंड है. इसी का डर सभी डॉक्टर्स को है कि सीवियर पेशेंट्स का, ठीक है रिकवरी वाला तो चल रहा है, लेकिन ये जो 8% जो पेशेंट है ना, जिनका ये चांसेस होता है ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होना, उसका अगर नंबर बढ़ गया, उसका अगर नंबर हॉस्पिटल बेड से ज्यादा हो गया, हमारा इंडिया में कितना बेड्स है हॉस्पिटल का? कुछ लाख में है. अगर उससे ज्यादा अगर पेशेंट्स हो गया ना जो सीवियरली क्रिटिकल है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो जाएगा. दिल्ली में ये चीज थोड़ा बहुत देखने को मिला था, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल बेड खत्म. अभी चीजें बेटर हुआ है बिकॉज ऑफ वही चीज, टेस्टिंग वगैरह सही से किया, ट्रेसिंग सही से किया, इसलिए थिंग्स आर क्वाइट नॉर्मल राइट नाउ. इटली में भी ये चीज हुआ कि इटली में देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ओनली बिकॉज द नंबर ऑफ सीवियर पेशेंट इंक्रीज मेनी फोल्ड. और इटली में जब ये चीज हो रहा था तब यूएस बिंदास था. यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई कुछ नहीं किया, क्वारंटाइन वगैरह नहीं किया, लोगों को भी बिंदास खुला छोड़ा, कोई मास्क नहीं पहन रहा, कुछ नहीं कर रहा, फ्लाइट्स भी आ रहे थे. तो यूएस का हालत देखो, डेली 65,000 केसेस, 70,000 केसेस, ऐसा हो रहा है. जब यूएस में ये चीज हो रहा था तो इंडिया में लॉकडाउन का डिसीजन ले लिया था, और प्राइम मिनिस्टर वाज स्मार्ट इनफ टू डू दैट, बट आवर सिटीजंस वर डम इनफ टू नॉट फॉलो दैट. प्राइम मिनिस्टर की पार्टी का जो एमएलए वगैरह, एमपी वगैरह था, वही लोग क्या कर रहे थे, मशाल लेके निकल के, कोई कोरोना गो गो कोरोना ये सब डायलॉग मार मार के निकल के, और लोगों को भी बाहर निकाल के बर्तन थाली उली बजा के सब कुछ बेरागर्क कर दिया. प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी स्मार्ट टू टेक द डिसीजन एट द राइट टाइम. अगर लोग स्ट्रिक्टली लॉकडाउन को फॉलो करते तो शायद ऐसा नहीं फैलता. और भी कारण है कि हमारे पास तब टेस्टिंग फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं था. अभी ये देखो, ये दिस इज ऑल्सो फेलियर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, कि हमारा देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पीछे है, इतना पीछे है कि हमारे पास, तुम बिहार में देखोगे, यूपी में देखोगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है वहां पे अवेलेबल, कि तुम पेशेंट जो आया उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाओ. बेड्स तो छोड़ो, बात की बात है. इसका पीछे कारण है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में भी ये चीज होता है, बट इंडिया में स्पेशली, कि वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑन डिफेंस. करना भी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैव वेरी फ्रेंडली नेबर्स, टू बी ऑनेस्ट. वी हैव पाकिस्तान एंड चाइना, and now even Nepal is turning to be our enemy. So obviously we need a good army, a good military, everything we need very एक strong चाहिए होगा. लेकिन वर्ल्ड को भी सोचना पड़ेगा, क्या जंग से कुछ सोल्यूशन हो सकता है, या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से हो सकता है. इंडिया का जो हेल्थ बजट है वो है तुम्हारा 620 करोड़.
कितना कम है, और जो डिफेंस बजट है वो है 47,000 करोड़। कैन यू कंपेयर द टू? 620 करोड़ पूरा इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है और 47,000 करोड़ डिफेंस का बजट है। इतना गैप तो नहीं होना चाहिए भाई। हाँ करो खर्च डिफेंस में, ये हेल्थ में एटलीस्ट 10,000 करोड़ तो कर दो, करो। पिछले, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम ब्लेमिंग ऑल द गवर्नमेंट ऑल टुगेदर। आई एम नॉट सेइंग दिस गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट बिफोर। नो गवर्नमेंट सो फार हैज इन्वेस्टेड इन हेल्थ। ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च बिल्कुल नहीं किया। हार्डली पूरा बजट का 1 से 2% हेल्थ में यूज होता है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एटलीस्ट 10% यूज करना चाहिए, और जिन कंट्रीज ने यूज किया वो लोग आज बचा हुआ है। इटली में स्पाइक हुआ था लेकिन इटली ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। व्हाई? बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। यूके में ये चीज हुआ था, यूके ने भी कंट्रोल कर लिया। अभी यूके में 903, पहले यूके में 30,000 केसेस होता था, अभी 900,000 ऐसा केसेस होता है, और ज्यादातर लोग जो है वो बच रहा है। They are able to save most of the people. Same thing goes with New Zealand because they have invested a lot on healthcare. Same applies to Canada because they have invested a lot. अभी इंडिया में सिचुएशन खराब ही दिख रहा है अभी सो फार, ठीक है। इंडिया में मतलब लोगों का थोड़ा इम्यूनिटी सही दिख रहा है, वो एक विच इज अ गुड साइन। और इंडिया का डॉक्टर्स जो है दे आर काफी, आई वुड से दे आर सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। ओनली इट इज बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स, द नर्सेज, द पैरामेडिक्स, इसके कारण ही। और लोगों का इनबिल्ट इम्यूनिटी भी हो सकता है कि जिसके कारण डेथ का रेट बहुत कम है इंडिया में। बट अदरवाइज सेम थिंग आई वुड से कि अगर परसेंटेज ऑफ वेंटिलेटर्स पेशेंट इंक्रीज देन आवर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो कोलैप्स। सो एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री तुम लोग क्या कर सकते हो, और एज व्हाट वी से मेडिकल एस्पायरेंट्स या फ्यूचर डॉक्टर्स तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम लोग इंडिया के सिटीजन, यू गाइस शुड डू वन थिंग कि तुम लोग उन्हीं नेता को वोट करो। मेरा सजेशन है कि यू गाइस शुड वोट ओनली दैट पॉलिटिकल लीडर जो हेल्थ को लेके, जिसका कुछ पर्टिकुलर विजन हो, हेल्थ केयर को लेके पर्टिकुलर विजन हो। बाकी तुम कंसीडर कर सकते हो एजुकेशन वगैरह भी, तुम्हारा अपना अपना क्राइटेरिया हो सकता है। कोई एजुकेशन में भी सोच सकता है, कोई डिफेंस के बारे में भी सोच सकता है, दैट्स फाइन, बट हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। You should ask your local leaders like what are your views on the healthcare infrastructure, आप क्या व्यूज है आपका, और आप फ्यूचर क्या सोचते हो उसका, और उसके बाद you should go out and vote. That is the only way left. Otherwise next pandemic के लिए अगर हम लोग रेडी नहीं हुए फिर ये चीज रिपीट होगा। जो हम लोग का 6-7 महीना बर्बाद हुआ, इकोनॉमिक लॉस, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमको कोविड का इंपैक्ट पता नहीं चल रहा है, मालूम है कि कोविड का डेथ्स हमको मालूम है, लेकिन कोविड का इंपैक्ट पता नहीं। कितना लोग शायद सुसाइड कर लिया होगा डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ कोविड। क्यों निकल नहीं पा रहा है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है, वो अकेला अकेला फील कर रहा है। वी डोंट नो। बहुत लोग भूखमरी से मरा होगा, पॉवर्टी से, उनको खाना जाने के लिए निकला, ग्रोसरीज बंद है, कुछ नहीं मिला, मर गया। वी डोंट नो द इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट इज देयर मस्ट बी अ वेरी हाई रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस राइट नाउ। वो जो पति पैसा नहीं कमा पा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? बीवी को मार के निकालेगा। गलत है, आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट, बट ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। यू डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज सो बिग, सो ह्यूज, वी डोंट नो। बाद में जब कोविड हिस्ट्री हो जाएगा ना, आफ्टर 10 years 15 years, तब हम लोग पढ़ेंगे किताबों में, अच्छा कोविड के टाइम में ये भी हो रहा था, ये भी बढ़ा था, ये क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, जो अभी हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए एज सिटीजन एंड एज फ्यूचर मेडिकल एस्पायरेंट यू शुड टोटली आस्क योर लोकल लीडर्स, या फिर जो भी पार्टी को तुम वोट करना चाहते हो, उनका हेल्थ केयर के ऊपर विजन क्या है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, चलो तो अब हम लोग सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़ते हैं। अब तुम लोग कॉपी पेन निकाल के अपनी चीजों को लिखना शुरू कर दो। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी, ठीक है। आई होप तुम लोग सबको समझ में भी आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग दे देना, कोविड-19। क्या होता है कोविड-19? कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट? एक वायरस है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग पूछेगा इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। क्लियर? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एंड इट बिलोंग्स टू अ बिगर फैमिली विच इज नोन एज कोरोनाविरिडे। इसका जो फैमिली है इसका नाम है कोरोनाविरिडे, जिसमें मैंने बोला सर्स का वायरस भी इंक्लूड है, मर्स वायरस भी इंक्लूड है, और भी कुछ वायरसेस है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। कॉमन कोल्ड वो भी कोरोना की कैटेगरी में आता है, ठीक है।
ओके, नाउ हाउ डज दिस वायरस लुक लाइक? दिस वायरस इज लाइक समवट लाइक दिस. इसके अंदर एक अपना सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा. दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके, एंड इट हैज गॉट सम proteins which binds with the receptors of the screen while infecting. What is the name of the receptor? वो भी तुम लोग को ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा. These proteins are known as spike proteins. क्या बोलते हैं इसको? Spike protein. Spike protein बोला जाता है इनको. और apart from that, okay fine. This spike protein will bind with some receptors which is known as the ACE2 receptor. तुमको डिटेल में नहीं जानना है, बस रिसेप्टर का नाम याद रखना. जैसे एड्स का वायरस बाइंड करता है सीडी रिसेप्टर्स, मैंने बोला था, तो ये सब बातें एड्स में भी पढ़ाया था मैंने. तो जिनको नहीं पढ़ा है उनको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. मैं ड्रॉपर्स से भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो जो ड्रॉपर्स में क्रैश कोर्स में भी कुछ लोगों को पढ़ा है, कुछ लोगों को नहीं पढ़ा है. जिनको नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं, ठीक है. तो अलग अलग बैचेस के जो लोग हैं उनसे सबको मैं बता रहा हूँ. जिनको नहीं पढ़ा है मैं पढ़ाऊंगा एड्स, वो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ाया जाएगा. तो वहां पे भी मैंने रिसेप्टर्स का बात किया था. यहाँ पे भी द नेम ऑफ द रिसेप्टर यू शुड रिमेंबर, ACE2 रिसेप्टर. यू डोंट नीड टू नो इन डिटेल. ये सेल में रहता है, इसके साथ बाइंड करता है वो स्पाइक प्रोटीन. जैसे ये सेल है ना, ये स्पाइक प्रोटीन इस सेल का ACE2 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, टिपिकली लंग्स में. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? इंपॉर्टेंट है. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? फिर से जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या पढ़ेगा उनको नहीं मालूम. मैं बता देता हूँ. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जिस दिन वायरस ने इन्फेक्ट किया उससे लेकर के सिम्टम्स के आने तक का, उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? द डे, आज मान लो वायरस घुसा, 2 दिन बाद मेरे को खांसी आया, जुकाम आया, या फिर सर्दी हुआ, या फिर वो सेम चीज है, या फिर बुखार आया एंड खांसी हुआ, या फिर पेन हुआ, फैटिग हुआ. ये सब चीजें जो सिम्टम्स आता है उस दौरान, उस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है. तो इसके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो टिपिकली 2 to 14 डेज है. कभी कभार 2 दिन बाद भी सिम्टम दिखाते थे, कभी कभार 14 डेज तक ये वायरस मल्टीप्लाई करता रहता है, उसके बाद सिम्टम देखने को मिलता है. और इस दौरान में भी कोई कोई लोग, बहुत लोग हैं जो 2 से 14 डेज में नेगेटिव भी हो जाते हैं, ठीक है. मतलब उनका वायरल लोड जो है खत्म भी हो जाता है, उनका इम्यूनिटी फाइट कर लेता है और वो खत्म भी हो जाता है वायरल लोड, ठीक है. सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है हमको? नेक्स्ट, जो पेशेंट होगा वो क्या कंप्लेंट्स लेके आएगा डॉक्टर के पास, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है. व्हाट सिम्टम्स डू वी सी हियर? So the symptoms are commonly fever, dry cough, most common यही है, fever, dry cough और tiredness, जिसको मैं fatigue भी बोलता हूँ, tiredness. This is the most common symptom ना, most common. ज्यादातर पेशेंट्स को यही होता है, fever, tiredness and dry cough. कुछ कुछ less likely symptoms है, जैसे कुछ कुछ में किसी किसी लोगों में होता है, एक्स होता है, बॉडी में पेन वगैरह होना, ठीक है. डायरिया, डायरिया भी किसी किसी में देखने को मिलता है. और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सूंघने का और टेस्ट का जो क्षमता है वो खो बैठता है वो लोग. सम पेशेंट्स में वी सी दिस. दीज आर द लेस कॉमन सिम्टम्स. मोस्ट कॉमन आर फीवर, हेडेक, या फिर नॉट हेडेक, फीवर, फैटिग एंड ड्राई कॉफ. दे आर मोस्ट कॉमन. हेडेक वगैरह लेस लाइकली सिम्टम है, होता है लेकिन किसी किसी में. सम पीपल मे कम विद दैट कंप्लेंट. ओके, एंड जो सबसे सीवियर सिम्टम्स है, जिससे डॉक्टर्स को डर है, मतलब कि ये पेशेंट में ना हो, वो है तुम्हारा ऑर्गन डिजेनरेशन. किसी किसी में देखने को मिल रहा है. इन्फेक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि पूरा ऑर्गन, जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस वगैरह करा देता है, तो लंग्स पूरा डैमेज कर देता है उस पेशेंट का, जो बहुत खराब है. हार्ट में भी आजकल इन्फेक्शन फैलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है. और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेवल का ड्रॉप होना, सांस लेने में तकलीफ. दीज आर द सीवियर सिम्टम्स. ये सिम्टम्स होने से थोड़ा डेंजरस है. ओके, सो ये हो गया बेसिक सिम्टम्स. उसके बाद हम लोग पता कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं. डायग्नोसिस मतलब किस प्रकार से तुम पता करोगे कि सिम्टम सुनने के बाद तुम टेस्ट करने दोगे, उस टेस्ट में पता किया जाएगा. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैसे हम लोग पता करते हैं कि उस पेशेंट को कोविड है या कॉमन फ्लू है या कुछ और डिसऑर्डर है, ठीक है, क्या कुछ और बीमारी है, डिजीज है, डिसऑर्डर नहीं सॉरी, डिजीज है. तो डायग्नोस्टिक या फिर टेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो जो अभी चल रहा है मार्केट में, 2 टेस्ट चल रहा है. एक है तुम्हारा एंटीजन टेस्ट, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं. ये बहुत फास्ट होता है, रिजल्ट बहुत तेजी से दे देता है ये, ठीक है, बहुत तेजी से. विद इन 1.5 आवर ये बता देगा कि तुम्हारा कोविड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है मैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ाऊंगा, अभी बस टेस्ट का नाम तुम लोग को याद रखना है.
एक और टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब है दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड, और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता। इसमें अगर पॉजिटिव आया तो मतलब तुम पॉजिटिव हो। इसमें थोड़ा कभी कभार क्या होता है ना, थोड़ा वायरल लोड इधर उधर होने से फेक पॉजिटिव फेक नेगेटिव भी दिखा सकता है, इसलिए जो ज्यादा रिलायबल नहीं है, बट इसलिए अच्छा भी है कि फेलियर रेट काफी कम है। तो अगर इससे पॉजिटिव आता है ना तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि 70% सक्सेस रेट है। तो इसमें अगर पॉजिटिव आ गया मतलब 70% चांस है कि तुम कोविड का मरीज हो, लेकिन फिर भी विल डू द आरटीपीसीआर टू कंफर्म। बट एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि पॉजिटिव है। पहले तो वो भी पता नहीं चलता था, अभी आरटीपीसीआर में थोड़ा टाइम लगता है। आरटीपीसीआर प्रोसेस क्योंकि वो लैब में स्वैब ले करके थ्रू द नेजल रोड लेते हैं या फिर थ्रोट से लेते हैं, ठीक है। जो स्वैब है, जो म्यूकस है, वो तुम्हारा नाक से लेते हैं। एक कॉटन बड जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अंदर ऐसा घुसेड़ दिया जाता है ताकि वो वायरस का आरएनए, वायरस का कोई लोड है तो आ जाए, और वायरस का फिर आरएनए देख लेंगे। आरएनए का सीक्वेंस जब मैच कराएंगे कोविड के साथ, अगर मैच हो गया तो कोविड पॉजिटिव है, अगर मैच नहीं हुआ तो मतलब कोई दूसरा वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस है या कुछ और है। मुंह से भी ले सकते हैं, बट यूजुअली इंडिया में अभी नाक से लिया जाता है। और अभी करंटली एक आई थिंक ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने शायद बोला है कि दोनों नाकों से अगर स्वैब लेते हैं तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव आएगा तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता है। आरटीपीसीआर का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा वैसे भी, ठीक है, बट ये टेस्ट का नाम तुम लोग को याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड इज आरटीपीसीआर। और एंटीजन टेस्टिंग भी करते हैं हम लोग वायरस का एंटीजन चेक करने के लिए, दैट इज अ रैपिड टेस्ट, ओके, जो जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं। चलो ठीक, अब बात करें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो फिलहाल फिलहाल मैं बताऊंगा, कोई मेडिसिन का नाम भी बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अभी के लिए जो ट्रीटमेंट का बात किया गया उस पर हम लोग ने सेल्फ केयर की ही बात की है। मतलब अपना ख्याल, बीमार हो गया ना तुम अपना ख्याल खुद रखो या डॉक्टर के सुपरविजन में रखो। आज इंडिया में तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही हो रहा है सब हॉस्पिटल्स में, ठीक है। क्या करना है इसमें, आइसोलेशन, तुम सेपरेटली रहो 14 दिन तक, जब तक तुम्हारा वायरल लोड खत्म नहीं होता। और उस दौरान तुम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लो, बहुत ज्यादा पानी वगैरह जूस वगैरह लो। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। एक्सरसाइज हो सके तो करो, थोड़ा बॉडी वॉडी में पेन है लेकिन एक्सरसाइज हो सके तो करो। और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा लो। गवर्नमेंट ऑफ असम तो खुद से भी वो लोग विटामिन सी कैप्सूल्स वगैरह, टैबलेट्स वगैरह और जूस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट्स को, ताकि वो लोग का जो है वो लोग मतलब अच्छे से जल्दी ट्रीट हो जाए वो लोग, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ये हेल्प करे, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए काम आ सकता है, ओके। ये अभी के लिए देयर इज नाउ कमिंग टू मेडिसिन। मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो सो फार देयर हैज बीन क्लिनिकल ट्रायल्स गोइंग ऑन। मतलब ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो डायरेक्टली बोल पाए कि, जो क्लेम कर पाए कि ये लोगे तो कोविड ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग ने अच्छा अच्छा देखा भी है कि बहुत लोगों में ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के बाद उनका वायरल लोड कम हुआ है और वो लोग रिकवर हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक मैलेरियल ड्रग का यूज किया जा रहा था जिसका नाम था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अभी इस पे डिबेट चल रहा है, इस पे कुछ लोग तो बोलता है कि नहीं काम करता ये। पहले ये हेल्थ केयर ऑफिशियल्स जो है ले लेके ड्यूटी करने को जाते थे, अभी भी बहुत जगह ले रहा है। ये माना जाता है कि ना कि वायरल लोड को ग्रो करने नहीं देता। ये प्रोटोजोअल डिजीज का है, मलेरिया का है, लेकिन फिर भी इसका यूज किया गया था। अभी जो करंटली जो मार्केट में चल रहा है ना, एक चल रहा है फेबी पिराविर, जिसका इंडिया में नाम है फ्लेबी फ्लू। फ्लेबी फ्लू ब्रांड का नाम है, हालांकि ये फेबी पिराविर मेडिसिन है। ये माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को हम लोग दे सकते हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। और भी एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो यूज किया जाता है इंडिया में, असम में भी वो शुरू हो चुका है, जीएमसीएच में भी है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा थेरेपी। हमारा ब्लड का जो फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा, प्लाज्मा में जो इन्फेक्टेड पेशेंट है ना, जिनमें थोड़ा बहुत सिम्टम आया था और वो जो रिकवर कर चुके हैं, उनके बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया है। तो उस प्लाज्मा से हम लोग वो एंटीबॉडीज को, जब ब्लड से हम लोग प्लाज्मा को आइसोलेट कर लेते हैं कोई एक सिम्टोमेटिक पेशेंट से, और जो रिकवर कर चुका है, और उससे प्लाज्मा लेकर के कोई एक नया पेशेंट है जो मान लो मॉडरेटली सिम्टम या माइल्डली सिम्टोमेटिक है, उसको अगर हम लोग प्लाज्मा दे देते हैं तो वो क्रिटिकल में नहीं पहुंचेगा, वो उसी दौरान ठीक हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो लोग अभी तक मतलब वो थोड़ा बहुत सिम्टम दिखा रहा है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है लेकिन उतना सीवियर नहीं हुआ कि आईसीयू में नहीं पहुंचा है,
तो वी कैन यूज दिस प्लाज्मा थेरेपी, जहां पे हम लोग रिकवर्ड पेशेंट से प्लाज्मा लेकर के जो डिजीज पेशेंट है उनको हम लोग डाल देते हैं, एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स टू रिकवर, और वो क्रिटिकल में नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान का प्लाज्मा से 2 लाइफ हम लोग बचा सकते हैं। तो जो लोग, इसलिए सबको ही, गवर्नमेंट से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, पुलिस से लेकर के, एवरीवन इज अपीलिंग कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो लोग जा जाके, और हमारा तो हेल्थ मिनिस्टर तो खुद भी एवरीडे ही पोस्ट अबाउट जो आज जिन जिन लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया उनका फोटोज वो खुद डाल के उनको अप्रिशिएट करता है, उनको टोकन ऑफ अप्रिशिएशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी है। और एक ड्रग का नाम मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, जो सीवियर पेशेंट्स को अभी दे रहे हैं, जिसका नाम है रेमडेसिविर। ये यूएस में डेवलप हुआ था, और ये जो ड्रग है रेमडेसिविर, इसने, देखो पहले आईसीयू में जाता था ना तो लोग मरना तय है, मरना फिक्स है, आईसीयू में जाएगा तो मरना फिक्स है। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दिस रेमडेसिविर का जो क्लिनिकल ट्रायल से, उससे ये पता चला कि एटलीस्ट 1/3 पेशेंट्स को हम लोग बचा पा रहे हैं। मतलब पहले 3 लोग अगर आईसीयू में जाएगा तो तीनों मरेगा पक्का, अभी 3 में से 1 लोग को तो हम लोग एटलीस्ट बचा पा रहे हैं, 2 मर रहा है अभी भी। ठीक है, उस पे भी रिडक्शन होने का बहुत कोशिश हो रहा है, अलग अलग ड्रग्स ट्रायल किया जा रहा है। उस दिन मुझे पता चला कि कुछ हेपेटाइटिस ड्रग में भी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू वायरस, रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड वी विल कम टू सम मेडिसिन सम डे और द अदर। बट जो बेस्ट तरीका है वायरल डिजीजेस से बचने का, वो है प्रिवेंशन वाला तरीका। प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि हार्ड इम्यूनिटी को अचीव करो, लोगों को पहले से ही इम्यून कर दो कि बीमारी हो ही ना। ठीक है, उसका जो बेस्ट उपाय है वो है वैक्सीनेशन, जिसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, और वैक्सीनेशन जो है वो सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है इससे लड़ने का। और वैक्सीन में बहुत कैंडिडेट्स है वर्ल्ड में, मोर देन 150 कैंडिडेट्स आर वर्किंग ऑन वैक्सीन राइट नाउ, जिसमें से 5 वैक्सीन जो है एज ऑफ नाउ, 5 वैक्सीन दे आर इन द फाइनल फेज। व्हाट आर दिस फाइनल फेज एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू टुमारो। दे आर इन द फाइनल फेज, मतलब जल्द से जल्द उनको अप्रूवल कभी भी मिल सकता है, इसी ईयर में, इसी ईयर के अंदर उनको अप्रूवल मिल सकता है। उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया है। ठीक है, इंडिया में भी एक वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है एक्चुअली, जो अपना क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है, वर्ल्ड में भी है। तो वर्ल्ड का जो सबसे आगे जो वैक्सीन चल रहा है वो अभी फिलहाल चल रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है, जिसका नाम है CHADOX15। दिस इज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन बच्चों, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड का बोल सकते हो इन अ वे। ठीक है, बहुत पुराना है ये, उन्होंने डेवलप किया है, एंड दे हैव सम ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ओवर देयर। और एक यूएस का एक फार्म ने डेवलप किया जिसका नाम है मॉडर्ना mRNA वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन ये भी लेट फेज में चल रहा है इसका ट्रायल। ठीक है, और एक चाइनीज वैक्सीन है जो भी, उसका भी अप्रूवल कभी भी मिल सकता है, दैट इज सिनोवैक वैक्सीन। ठीक है, इंडिया में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, एक का नाम है कोवैक्सीन और दूसरा अभी उसका नाम मुझे नहीं पता, अभी रिवील नहीं किया, एक जाइलस कैलिडा बोल के कुछ कंपनी है, मैं भूल गया उसका नाम, वो भी कर, लेकिन इसका तो ट्रायल चल रहा है फिलहाल। ठीक है, फेज 1 फेज 2 में बहुत इंस्टीट्यूट्स में इसका ट्रायल चल रहा है, और अभी तक सेफ्टी पे इसने अच्छा रिजल्ट दिखाया। मतलब कि हम लोग जब वैक्सीन चेक करते हैं देन वी चेक द सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी कितना वो सेफ है और क्या वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये 2 चीजें चेक किया जाता है। जहां तक सेफ्टी की बात है तो कोवैक्सीन काफी सेफ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला वैक्सीन ने और मॉडर्ना ने और सिनोवैक ने, इन तीनों वैक्सीन ने दिखा दिया है कि इन्होंने एंटीबॉडीज जो है ये प्रोड्यूस कर पा रहा है, मतलब ये काम आएगा। ठीक है, अब भी आगे भी ये चीज चलता रहेगा, बहुत काम अभी भी बाकी है मैन्युफैक्चर वगैरह का, उसके बारे में मैं कल डिस्कस जरूर करूंगा तुम लोग के साथ। ठीक है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तो और क्या प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। 1 इज सोशल डिस्टेंसिंग, जो सरकार बोलता ही रहता है कि लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग। देन स्टेइंग इंडोर्स, जिसके लिए हम लोग क्वारंटीन वर्ड का भी यूज करते हैं, या आइसोलेशन बोलते हैं, क्वारंटीन बोलो, आइसोलेशन बोलो। जब तक वैक्सीन नहीं आता हमको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, और भी दूसरा तरीका है अपना, मास्क लगाओ, सैनिटाइज योरसेल्फ till the vaccine is out. These are the preventive measures that we can take till the vaccine is out, कि हम लोग सैनिटाइजेशन करें, अपना हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, मास्क को सही से पहने ताकि हमारा जो माउथ वाला रूट है और नोज वाला रूट है वो बंद हो जाए। हो सके तो चश्मा भी पहन लो, स्पेक्स भी पहन लो, ताकि आंख वाला रूट भी बंद रहे। ठीक है, और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि तुम जो भी कोई स्ट्रेंजर अगर है जिसको तुमको मालूम नहीं कि हो या फिर वो खांस रहा है छींक रहा है तो उससे दूर रहो, एटलीस्ट 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। ओके, so this was all about the virus and all the possible questions that they can ask in NEET 2020. इसके बाहर वो लोग कुछ नहीं पूछ सकता, पूछने इसलिए पूछेगा। और 2020 और 2021 के जो एस्पायरेंट्स हैं उन दोनों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल में जो इस पे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, वी शुड नॉट टेक दिस रिस्क। बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ाता है कोई, मैंने पढ़ा दिया क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस टू टेक रिस्क, ठीक है। बाकी तुम अपने दोस्त लोग को पूछना जिन्होंने कंप्लीट कर लिया सिलेबस, वो लोग को किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। 2-3 रीजन है, या तो उनको बिकॉज वो लोग, अभी छोड़ो नहीं बोलूंगा यहाँ पे, ये रिकॉर्ड होने से फिर प्रॉब्लम होगा ठीक है चलो, तो नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। आई कैन बेट, और तुम लोग अच्छे से अपना नोट्स को तैयार रखना, आ सकता है क्वेश्चन, हम लोग को रिस्क नहीं लेना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अच्छी बात है, लेकिन आ गया तो हम लोग एटलीस्ट सेफ साइड में रहे, ठीक है। सो सबको समझ में आया कि नहीं, ये मुझे बता दो लास्टली अबाउट द सेशन एंड एवरीथिंग। वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 more minutes, इसलिए जल्दी जल्दी बताओ। ओके, जिनको जिनको आया दे कैन लीव डेफिनेटली। चलो, ओके ओके ओके, नोट सही से बना लो बस। चलो, कल एक क्लास होगा वैक्सीनेशन पे, मैं टाइमिंग्स बता दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।